मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में इस वीडियो में हम रासो साहित्य की प्रवृत्तियों अथवा रासो साहित्य की विशेषताओं का निरूपण करेंगे। आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की रासो साहित्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी विशेषता है। आदिकाल के समस्त साहित्य में वीरगाथात्मक रासो साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह रासो साहित्य राजस्थान में रचा गया था, फिर भी वह संपूर्ण भारत की वर्ष के लिए गौरव की वस्तु है। वीर गाथात्मकता इस काव्य धारा की मुख्य प्रवृत्ति है। अतः वीर गाथा रासो साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता का मतलब है कवि किसी राजा या सामंत के आश्रय में रहते थे, उसके राज में रहते थे, राजकवि थे। आदिकालीन कवियों ने अपने काव्यों में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से की है। ये कवि किसी न किसी राजा या सामंत के आश्रय में रहते थे और इनकी रगों में स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए इन्होंने अपने आश्रयदाताओं के युद्धों, प्रेम प्रसंगों आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है। राजरसऋत कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं में वीरों को उत्साहित किया करते थे। दूसरी प्रवृत्ति है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन और उत्साहपूर्वक वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ये कवि युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहते थे और इसीलिए वहां के जीते जागते चित्र करने में सफल हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करते थे या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। उदाहरण के लिए पृथ्वी राजरासु की निम्न पंक्तियां दृष्टि हैं, जैसे उठ राज पृथ्वीराज, बाघ मनोलग वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लखत, मनो बीज भट्ट घट। वीर रस की निष्पत्ति। तीसरी विशेषता वीर रस की निष्पत्ति। रासो कविता प्रधानतया वीर रसात्मक, युद्ध, आखेट आदि के वर्णन इन ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे वर्णनों में वीर रस की निष्पत्ति सुंदर ढंग से हुई है। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर सभी का इसमें बहुत सजीव और स्वाभाविक वर्णन मिलता है। जगनिक के परमार रासों की ये पंक्तियां उस समय की वीरता की ओंकार का परिचय देती हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। चौथी विशेषता है प्रवृत्ति है श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण। वीर रस के साथ ही श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण।
वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का मिश्रण इस साहित्य की अद्भुत विशेषता है। युद्ध का एक कारण सुंदर नारी भी था। युद्धोपरांत नारी साचर में सुखानुभूति समझी जाती थी। फलतः वीर रस की क्रोध में कभी कभार श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। इसलिए इस काव्य में शौर्य एवं विलासिता का स्वाभाविक एवं जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार में भी उसके संयोग पक्ष की ही अधिक अभिव्यक्ति हुई है। विवाह प्रसंगों पेली कीड़ाओं नक्षत्र निरूपण षटऋतु वर्णन आदि के द्वारा इस रस का परिपाक हुआ है। जैसे मनो कला शशिभान कला 1692 कुट्टल के सुदेश पहुपुर रचियत पिक सद। ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो की है, जो चंद्रवदाई द्वारा रचित है। अगली विशेषता है राष्ट्रीयता का अभाव। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनके वीरत्वपूर्ण कार्य का वर्णन तो किया है, किंतु उसमें राष्ट्र प्रेम का सर्वथा अभाव है। वह इसलिए कि उस समय छोटे छोटे राजा परस्पर झगड़ते रहते थे और उनमें केंद्रीय शक्ति को हथियाने की होड़ लगी रहती थी। यह उनकी संकुचित राष्ट्रीयता की द्योतक है। ऐतिहासिकता की उपेक्षा। अगली विशेषता ऐतिहासिकता की उपेक्षा। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की है। इसके लिए उन्होंने अधिकतर कल्पना का ही सहारा लिया, इसलिए इस काव्य में इतिहास की उपेक्षा हो गई है। अतः ये रचनाएं संदिग्ध मान ली गई हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कथा का स्वरूप अधिकतर कल्पना से भी निर्मित हुआ करता था। यद्यपि ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी उनमें प्राप्त होता है, और उसका विस्तार और वर्णन कल्पना के सहारे ही किया जाता था। तिथि पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अगली विशेषता है डिंगल तथा पिंगल भाषा शैली। रासो काव्य डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली में रचित साहित्य है। डिंगल राजस्थानी साहित्य की भाषा थी, जिसमें अपभ्रंश से निकली हुई राजस्थानी भाषा के स्वरूप मिलते हैं। अर्थात डिंगल अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा का रूप है। यह वीर रस के लिए बहुत ही उपयुक्त थी, इसलिए इसका प्रयोग इस काव्य में बड़ी सफलता के साथ हुआ है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल वस्तुतः राजस्थानी चारणों की राजस्ती और वीर दर्पोक्तियों को बहन करने वाली भाषा का नाम है। डिंगल नाम पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी मरु भाषा के लिए पिंगल के आधार पर दिया गया नाम था। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र है। इसका अर्थ ब्रजभाषा से भी लिया जाता है, क्योंकि ब्रजभाषा डिंगल की समता में छंदोबद्ध अधिक है, परंतु आज पिंगल का अर्थ राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा से लिया जाता है। पश्चिमी राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग होता है, तो ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी राजस्थानी के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। पिंगल साहित्य भी राजस्थान में बहुलता से रचा गया था, जो डिंगल से कम ना होगा। खुमान रासो, हम्बीर रासो, विजयपाल रासो आदि ग्रंथ पिंगल में रचित हैं, तो बीसल देव रासो, परमाल रासो आदि डिंगल की रचना है। लेकिन पृथ्वीराज रासो डिंगल पिंगल मिश्रित रासो काव्य है। अगली विशेषता है छंद विधान का वैविध्य। आगे देखते हैं। रासो साहित्य के निर्माता कवियों ने अपने काव्य की प्रकृति के अनुरूप छंदों का चयन किया था। इनके काव्य में दुआ, पागड़ी, कवित्त, छप्पे, पद्दरी, रोला आदि विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है।
छंद पूर्ति के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ाया है, फिर भी उनमें एक प्रवाह है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के छंद प्रयोग के संबंध में लिखा है। जिस प्रकार श्लोक लौकिक छंद का, गाथा प्राकृतिक का और दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार कवित्त साहिवैया ब्रज भाषा के अपने छंद हैं। जैसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, उसमें छंद का प्रचार निश्चय ही हो गया था। वर्व अवधि का अपना छंद है, दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, यह पहले ही बताया जा चुका है। पृथ्वीराज रासो प्रयोग की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो छंद प्रयोग की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है, जिसमें मात्रक और वर्णक दोनों प्रकार के छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसमें 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन छप्पे छंद की ओर कवि की विशेष रुचि रही है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चंदवरदाई छप्पयों का राजा था। बहुत पहले शिवसी सेंगर ने यह बात लिखी थी और रासो असल में छप्पयों का ही है। अगली विशेषता है विविध काव्य रूप। रासो साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता विविध काव्य रूपों को प्रयोग है। अपभ्रंश के जैन काव्यों को छोड़कर उनकी विविधता अन्यत्र दिखाई नहीं देती। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, वीर गीतों के रूप में और प्रबंध काव्य या चरित्र काव्य के रूप में। पृथ्वीराज रासो एक महान वीर गाथा चरित्र काव्य है। मुक्तक वीर गाथाओं का स्वरूप बीशल देव रासो आदि में देखने को मिलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से भी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। प्रबंध और मुक्तक। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीशल देव रासो मिलती है, यदि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। अगली विशेषता है रासो ग्रंथों का सृजन। प्राचारण काव्य रासो के नाम से अभिहित हैं। इन ग्रंथों के नाम के अंत में रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो इनकी अपनी विशेषता है। यह रासो राजस्थानी साहित्य में रचित चारण काव्यों का सूचक है। पृथ्वीराज रासो, बीशल देव रासो, परमार रासो, हम्बीर रासो, खुमार रासो, विजयकर रासो आदि ऐसे ही रासो ग्रंथ हैं। तो मित्रों, ये हमने आज रासो ग्रंथों की, रासो काव्य की प्रवृत्तियां, विशेषताओं का अध्ययन किया। ये प्रवृत्तियां लिखित और ऑब्जेक्टिव परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए धन्यवाद।